तो दोस्तों नमस्कार। आज है 30 अप्रैल 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपने पहला करंट अफेयर्स ना देखा हो तो यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। चलिए सब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार 30 अप्रैल 2020 के लिए क्या है कि पहला है कि वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर हमलों में वृद्धि हो गई है। ये एनटीआरओ का डाटा है। दूसरा है कि अगरतला स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल किए जाएंगे कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग के लिए मोबाइल कियोस्क। तीसरा है भारत ने पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता में हिस्सा लिया है। चौथा है कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए अब प्रयास शुरू किया गया है। पांचवा है ब्रिक्स देशों में के विदेश मंत्री कोविड-19 बैठक में हिस्सा लेंगे। छठा है मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। सातवां है 2019 में भारत सरकार ने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है। 2019 में भारत सरकार ने स्थापित किया है किस चीज़ का? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का। और आठवां करंट अफेयर्स है कि एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन की मंजूरी दे दी है। तो ये है हमारा हेडिंग और इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सब आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ न्यूज़, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए विस्तार से पढ़ा जाए इसको। सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर हमलों में वृद्धि हुई है, एनटीआरओ का डाटा है। 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने बताया है कि देश में साइबर हमलों की संख्या वर्क फ्रॉम होम के कारण बढ़ गई है। वर्क फ्रॉम होम के कारण बढ़ गई है। थोड़ा बड़ा कर लिया जाए इसको कि देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्र के कर्मचारियों को जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में ढील देने के कारण उन्हें साइबर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य बिंदु इसका इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी उपक्रमों, बैंकिंग, बिजली, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में साइबर हमलों की आशंका है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए अनुमति देने के लिए अपने जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में ढील दी थी। अगला है कि सरकारी कार्यवाही क्या है। इसे कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश में सभी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट उनके आइटम पहचान और अभिगम प्रबंधन गतिविधियों को ट्रैक करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्रालय ने फर्मों को रैंसमवेयर हमलों के खिलाफ सजग रहने के लिए कहा है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन मतलब एनटीआरओ की स्थापना 2004 में की गई थी। यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करती है। इस संगठन को पूरी तरह से कार्यशील करने के लिए $98 मिलियन से अधिक की आवश्यकता है। अगला है कि अगरतला स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल किए जाएंगे कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग के लिए मोबाइल कियोस्क। स्मार्ट सिटी अगरतला ने नमूना संग्रह के लिए एक मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया है। कियोस्क यह सुनिश्चित करता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कोई अपव्यय न हो और मेडिकल प्रोफेशनल्स को सैंपल इकट्ठा करने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्य बिंदु 3 व्हीलर वाहन पर चलने वाले कियोस्क नेविगेशन को सक्षम बनाता है और समुदाय से नमूनों के संग्रह में मदद करता है। मरीजों को सैंपल देने के लिए अस्पतालों तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियोस्क बड़े पैमाने पर परीक्षण में भी मदद करता है। व्ययता के उपाय। त्रिपुरा सरकार ने व्यय को कम करने और केंद्र सरकार के संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मितव्ययिता उपायों की घोषणा की है। इसके लिए सरकारी कार्यालयों के खर्च को 15% तक कम किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों को अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का निर्देश दिया गया। उन्हें टेलीफोन बिल बिजली में 10% की कमी करने का सख्त निर्देश दिया गया है। सरकार कागज खर्च को कम करने के लिए ईमेल का उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अगरतला स्मार्ट सिटी के बारे में जाना जाए कि अगरतला स्मार्ट सिटी परियोजना को 357 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था।
एशियाई विकास बैंक ने भी ऋण प्रदान करके इसे वित्त पोषित किया था। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 2015 में अगरतला को भारत के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में 100 स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में चुना गया था। शहर में लगभग 5.25 लाख लोगों की आबादी है, मतलब 5,25,000। अगला है कि भारत ने पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता में हिस्सा लिया है। ये क्या है, इसकी पूरी कहानी चलिए समझा जाए। 28 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को 11वें सत्र में भाग लिया है। मुख्य बिंदु इसका क्या है, इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी, इसकी सह अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। इस संवाद में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। इस दौरान कोविड-19 से निपटने, जीवन बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा की गई। इसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण में आगे बढ़ने की तैयारी के बारे में भी चर्चा की गई। भारत ने एक जलवायु प्रौद्योगिकी का सुझाव दिया है जो सस्ती कीमत पर सभी के लिए खुला हो। भारत ने विकासशील देशों को तुरंत $1 ट्रिलियन अनुदान देने का सुझाव भी दिया है। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता क्या है? 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की विफलता के बाद से जर्मनी द्वारा वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इस वार्ता में आमतौर पर पर्यावरण मंत्री हिस्सा लेते हैं। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन क्या है? कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन एक जलवायु समझौते देने में विफल रहा है। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन एक जलवायु समझौते देने में विफल रहा है। 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNEFCCC को आमतौर पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में कोपेनहेगन समझौते का मसौदा तैयार किया गया था। इस समझौते के तहत विकसित देश $30 बिलियन तक की प्रतिबद्धता के लिए सहमत हुए। अन्य प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। 2015 में पेरिस समझौते को अपनाया गया था। अगला है कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन से निपटने के लिए सभी उपाय किए हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत ग्रामीण श्रम बलों की भारी उपलब्धता लॉकडाउन के कारण का उपयोग किया गया। मुख्य बिंदु इसका क्या रहेगा कि भारत मौसम विभाग IMD ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश में मानसून की बारिश सामान्य होगी। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान ने जल संरक्षण, पुनर्भरण और जल स्रोतों को फिर से भरने की तैयारी की थी। जल शक्ति अभियान, अब पढ़ा जाए कि जल शक्ति अभियान क्या होता है। यहाँ पर जल शक्ति अभियान 2019 में शुरू किया गया था। अब तक इस योजना ने देश के 256 से अधिक जल की कमी वाले जिलों को कवर किया है। यह भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन है जो सभी हितधारकों को एक दायरे में लाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थान आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक जल निकायों का नवीनीकरण किया गया है। लगभग 1 करोड़ जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। मनरेगा, गृह मंत्रालय ने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जल संरक्षण और सिंचाई कार्यों पर काम करने की अनुमति दी है। जल शक्ति अभियान अब इस वर्कफोर्स पर का भी इस्तेमाल करेगा। इस साल इस योजना के तहत स्थानीय समुदाय द्वारा तैयार की गई ग्राम कार्य योजना को भी लागू किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री कोविड-19 बैठक में हिस्सा लेंगे। इसको पढ़ा जाए। ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्री कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री श्री S जयशंकर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य बिंदु समझा जाए, यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस बैठक में मंत्री अत्यधिक संक्रामक, तेजी से फैलने वाली और खतरनाक बीमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स क्या है जाना जाए। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सभी 5 ब्रिक्स सदस्य G20 के सदस्य हैं
ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों में विश्व की 41% आबादी में शामिल है। 2018 में इन 5 देशों की संयुक्त जीडीपी 18.6 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत के लिए ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? ब्रिक्स हाल ही में विकासशील देशों की आवाज़ बन गया है, क्योंकि पश्चिमी देश विश्व व्यापार संगठन ने जलवायु परिवर्तन तक शुरू होने वाले मुद्दों पर अपनी चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। भारत यूएनएससी भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें प्राप्त करने के लिए चीन गतिरोध उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार ब्रिक्स चीन के साथ जुड़ने और विवादों को हल करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। चीन हमेशा विरोध करता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अगला करंट अफेयर्स। मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन। चलिए दोस्तों, मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। हम इसके लिए शोक व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे अभिनेता थे, जाने इनके बारे में। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनका निधन मुंबई में हुआ। इरफान खान को वर्तमान हिंदी सिनेमा के सभी बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इरफान खान के बारे में जाना जाए। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष लंबे करियर में कई भारतीय फिल्में साथ विदेशी फिल्में भी कार्य किया। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इरफान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से किया था। उनकी कुछ एक प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, द नेमसेक, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, नो बेड ऑफ रोजेज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरैसिक वर्ल्ड और इन्फेर्नो। आपने इन सभी फिल्मों को नहीं देखा हो तो जाकर देखिए और इरफान खान को, हमारे जो अच्छे अभिनेता हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करिए। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना किया है। ये क्या है? भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। मुख्य बिंदु इसका क्या रहेगा कि इस प्राधिकरण की स्थापना एक अधिसूचना के माध्यम से की गई। सरकार द्वारा जारी यह अधिसूचना IFSC अधिनियम 2019 में कुछ प्रभावों को लागू करती है। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों के विनियमित करना है, जैसे कि बीमा के अनुबंध, जमा वित्तीय संसाधनों की प्रतिभूतियां जिन्हें नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन नियामकों में RBI, सेबी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSC क्या है? इस प्राधिकरण में 9 सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA के एक सदस्य और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ा जाए हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC क्या है। IFSC कोड का नाम आप लोग जानते होंगे, तो IFSC के बारे में जाना जाए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कॉरपोरेट्स भारत और सरकारों को फंड जुटाने की सेवा प्रदान करेगा। यह वैश्विक पर कर प्रबंधन, धन प्रबंधन, विलय, जोखिम प्रबंधन, संचालन आदि पर भी फोकस करेगा। IFCA भारत में IFCS के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इससे सेबी, RBI और IRDAI जैसे अन्य कई नियामकों का बोझ कम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सभी बीमा और पूंजी बाजार द्वारा विनियमित किए जा रहे हैं। अगला है कि ADB ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन की मंजूरी दे दी है। चलिए इसको पढ़ा जाए कि 28 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ADB बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।
इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी के रोकथाम में किया जाएगा। इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा कि एडीबी द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीबों के सामाजिक संरक्षण के लिए किया जाएगा। हाल ही में एडीबी ने भारत के लिए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी थी। एडीबी के अलावा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे। विश्व बैंक ने भी भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत ने पहले एडीबी, AIIB और अन्य विश्व मौद्रिक संस्थानों से संपर्क किया था। AIIB क्या है? AIIB ने 2016 में अपना परिचालन शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल दबाव को कम करना, तरलता समर्थन और क्रेडिट लाइनें प्रदान करना और अंत में सरकारों को बजटीय सहायता प्रदान करना है। एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या है? एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य भारत एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके मुख्य कुल सदस्य 68 हैं। इसमें 48 एशिया और प्रांतीय क्षेत्र जबकि बाकी 19 क्षेत्र अन्य क्षेत्र हैं। एडीबी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों को भागीदारों को सहायता प्रदान करना है। चलिए मुख्य समाचार पढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 अप्रैल के 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आंध्र बैंक में के पूर्व MD और CEO सुरेश N पटेल को दिसंबर 2022 तक के कार्यकाल के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं जबकि शरद कुमार अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जाना जाए। UIDAI ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से आधार अपडेशन सुविधा की अनुमति दी। आर्थिक करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को $1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर 2020 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 0.2% लगाया है, जो मार्च में 2.5% था। 2021 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाएगा। से 70% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रहेगी। सिपरी का आंकड़ा क्या देखा जाए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SBIRI के अनुसार 2019 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 3.6% से घटकर 1,917 बिलियन डॉलर हो गया है। चीन 261 बिलियन डॉलर 5.1% वृद्धि और भारत 71.1 बिलियन डॉलर 6.8% की वृद्धि। इस अमेरिका के बाद दूसरे और तीसरे सबसे अधिक सैन्य खर्चा करने वाले थे। भारत और चीन जो थे सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आ जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर ब्रिक्स देशों के मंत्रियों से बैठक में शामिल हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जर्मनी द्वारा आयोजित पहले आभासी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 28 अप्रैल को विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस मनाया गया। अब खेल के बारे में पढ़ा जाए कि 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सर्बिया को मिली है। अब हम लोग अगला पढ़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इवेंट्स तथा उत्सवों के द्वारा नृत्य को बढ़ावा देना है। मुख्य इसका बिंदु रहेगा कि इस दिवस को डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में यूनेस्को ने आधिकारिक मान्यता दी थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यूनेस्को का मुख्य पार्टनर है।
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के लिए 29 अप्रैल को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी डांसर जीन जार्ज का जन्म हुआ था। वे आधुनिक बेले नृत्य के जनक थे। वे नृत्य के महान सुधारक भी थे। दोस्तों, हमारा करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल का करेंट अफेयर्स आपको टाइम से मिल जाएगा। यदि आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी से संपर्क कीजिए, आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी सेम इसी नोट्स की। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का अपडेट्स पाने के लिए। चलिए, शुक्रिया।